इस बात की इंतहा से ज़्यादा खुशी भी होती है कि अवाम जो है वो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ भी, जब भी, जहाँ भी, जिस तरह से भी मुमकिन होता है, हथियार हों ना हों, ज़राए हों या ना हों, वो अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। और ये मैं हमेशा इस बात को समझता हूँ कि जद्दोजहद का जारी रखना ही इस बात की निशानी है कि ताबूती ताकतें उस आवाम की उस जद्दोजहद के ख़िलाफ़ अपने हथियार, अपने मंसूबे, अपने तरीक़े ज़्यादा से ज़्यादा ज़ालिमाना और ज़्यादा से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाती चली जा रही है। और ये बात इस बात को ज़ाहिर करती है कि इतने ज़ालिमाना इक़दामात के नतीजे में और इतने सोफिस्टिकेटेड जो है वो आर्मामेंट के साथ भी वो आवाम की जद्दोजहद को रोक नहीं पा रहे। ये उनकी बदकिस्मती है। हमें जो तकलीफ़ हो रही है, हमारे साथी जो बुरी तरह से जो है वो उनकी बस्तियाँ बर्बाद हो रही हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, वो हलाक हो रहे हैं, उनके बच्चे जो है वो अपने उम्र में दाखिल होने से पहले जो है वो ज़िंदगियों से महरूम किए जा रहे हैं। आज हम उसी तरह के एक वाक़े से जिससे हम गुज़र रहे हैं, फ़लस्तीन के हवाले से इर्तिक़ा इंस्टीट्यूट जो है वो हमेशा से सेंसिटिव रहा है। इससे पहले भी हमने फ़लस्तीन पर होने वाले मुख्तलिफ़ मामलात पर जो है अपने इजलास मुनक़िद किए हैं। ये इजलास भी उसी जद्दोजहद की, उसी लड़ाई में हमारे हिस्से की एक कड़ी है। ये हमारा हिस्सा है जो हम लोगों तक बात को सही तरह से पहुंचा सकें, क्योंकि ये बात बिल्कुल तयशुदा है कि जो लोग इस दुनिया के ममलिकती और रियासती निज़ाम को चला रहे हैं वो हकीकतों को आवाम के सामने नहीं आने देते। हमारी तरह के फ़ोरम दुनिया भर में इस बात की कोशिश करते हैं पूरी तरह से कि आवाम के सामने सच्चाई आ सके, आदाद व शुमार दुरुस्त आ सके। वो चीज़ें जो छुपाई जाती हैं, जिसके बारे में आता है कि वो लगाया गया था वीडियो, वो हटा दिया गया वहाँ से, उसके पीछे वफ़ादात हैं लोगों के जिन्होंने इस किस्म का बखेड़ा फैलाया हुआ है। आज इसी सिलसिले में जाहिद हुसैन हमारे पुराने साथी हैं, बहुत पुराने साथी हैं, ये भूल गए थे कि मैं इनका पुराना साथी हूँ। जाहिद की ज़िंदगी भी जो है नेशनलिस्ट फेडरेशन की एक्टिविटी से जो है वो शुरू हुई और हम इनके घर जाया करते थे हैदराबाद। मुख्तलिफ़ मीटिंग्स के हवाले से मूवमेंट चल रही थी, सिंध के पूरे शहरों में जाना, वहाँ पे NSF की जो एक मूवमेंट की कामयाबी थी 1968 की, उसको और दूसरी तंजीमों तक लेकर जाना, यूनिवर्सिटीज़ तक लेकर जाना। तो हैदराबाद में चूँकि जाहिद का घर था तो जाहिद को वहाँ से उठा के और गाड़ी में जो है फिर जगह जगह हम जाया करते थे। फिर हम लोग जेलों में भी साथ रहे। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक तसलसल है। हम में से जो लोग भी यहाँ पर इस नौयत की कोई बात करेंगे तो उनका पस मंज़र जो है वो ये है कि वो आवाम की जद्दोजहद में एक तवील अरसे से जो है वो साथ चल रहे हैं और वो समझते हैं कि आवाम जो है उनकी जद्दोजहद क्या है और उनके साथ होने वाली ज़्यादती जो है वो क्या है। उनकी जो सहाफ़ियाना सलाहियतें हैं, इतना एक तवील अरसे का जो इनका इल्म है सहाफ़त के हवाले से, इन्होंने चीज़ें समझी हैं, इकट्ठा की हैं, उनका तज़किया किया है। तो हमने इसी ख्वाहिश के तहत जाहिद चूँकि कराची आ रहे थे तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने कहा कि वो आएंगे। तो आज जाहिद हमारे साथ हैं, अब वो बात करेंगे और इसमें ख्वाहिश और कोशिश जो जाहिद से डिस्कस भी हुआ और हमारे जो इन्विटेशन है उसमें मौजूद भी है कि हम तारीख़ से शुरू करेंगे, फ़लस्तीन की तारीख़ क्या है, उनके अवाम की, वहाँ से हम बात करेंगे। मैं जाहिद को कहूँगा बहुत मेहरबानी, वो तशरीफ़ लाए, वक्त निकाला और इस मौजू पे बात करने के लिए मौजूद है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कलीम। और कराची जो है हमेशा से मैं यहीं रहता रहा हूँ, लेकिन अब कभी कभी आना होता है तो अच्छी एक खुशकिस्मती है मेरी कि आज ऐसा मौका मिला कि कैसे मौजू पे बात करूँ जो मेरा ख्याल ये कि इस वक्त न सिर्फ दुनिया भर में और यहाँ पे भी उसके असरात हम मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा इसमें जो बात करना चाहूँगा, सही है कि थोड़ी सी तारीख में भी जाना चाहिए। अक्सर ये लिखा जाता है ख़ास तौर पे जो
मगरबी प्रेस है या हुकूमतें हैं, वो इस तमाम सूरत हाल को शुरू करती हैं 7 अक्टूबर से। 7 अक्टूबर वो दिन था जब हमास ने इजराइल के अंदर घुस के जो है एक ये साबित किया कि वो तंजीम या रेजिस्टेंस जो है वो ख़त्म नहीं की जा सकी है। उसमें जो कुछ हुआ वो हमारे सामने मौजूद है। उसमें बहुत से लोगों को उन्होंने असल मकसद मेरा जो नज़र आता है वो ये था कि जो हॉस्टेज बनाने की बात थी वो ये नहीं थी कि जो हॉस्टेज को ले आके उस पर वो करें, बल्कि उसका एक पस मंज़र है। पिछले जो है कई सालों से तकरीबन 5,000 पैलेस्टीनियन जेल में हैं इजराइल की। अब पहले भी यही होता रहा था कि जब भी इनको छुड़वाना होता था तो यही कोई ना कोई इजरायली फ़ौजी को अगवा कर लिया जाता था, या तो एक तरीक़ेकार बन के आया था। लेकिन जो 7 अक्टूबर को हुआ उसने यकीन तौर पे इजराइल को हिला के रख दिया। उसकी एक वजह और भी थी कि जनरली जो है ये तासुर पाया जाता था कि जो है जो रेजिस्टेंस है फ़लस्तीनियों की वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। उसकी और बहुत सारी बैन-उल-अक़वामी वजूहात भी थी और खुद अलग कंट्रीज़ का भी उसमें अमल दखल था। लेकिन 7 अक्टूबर को जो हुआ तो एक चीज़ सिर्फ हॉस्टेज की बात नहीं है, बल्कि जो रेजिस्टेंस फोर्स थी वो इजराइल के तकरीबन 16 मील तक अंदर दाखिल हुई और तकरीबन हर तरफ से, न सिर्फ ग्राउंड से, ज़मीनी तरह से, बल्कि एक समुंदर के रास्ते पे और ऊपर ग्लाइडर के ज़रिए भी वो इजराइल के अंदर उतर गए थे। तो एक तासुर जो था इजराइल का कि इनविंसिबिलिटी का वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो तकसीम है वो कोई ऐसी नहीं है कि कोई मामूली से बॉर्डर है, बल्कि बाकायदा कंक्रीट की दीवारें खड़ी की गई हैं जो कि ऑक्यूपेशन इलाके हैं और जो इजराइल का इलाका कहलाता है। तो उसको तोड़ना बनाते खुद जो है वो एक लिहाज से हिला के पूरे नेशन को। अब जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है, उस पर यानी हम सबको मालूम है कि क्या कुछ नहीं हुआ, तादाद कितनी हुई। 12-13 हज़ार अभी तक इजराइल जो है फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं जंग में। और जो हालात हैं वो एक लिहाज से कहा जाए सही हकीकत है कि ये एक ऐसा जेनोसाइड है जिसकी मिसाल हालिया तारीख में बहुत कम मिलती है। बहुत ये हॉलोकॉस्ट की बात होती है, यकीन तौर पे वो तारीख का बदमा तरीन धब्बा था जबकि यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में हज़ारों लाखों की तादाद में मारा गया था। लेकिन ये कि ये भी किसी जेनोसाइड ये जो हो रहा है वो उससे कम नहीं। हम सिर्फ तादाद के लिहाज से नहीं जा सकते, लेकिन जितने बच्चे जितनी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं बेनहत्ते शहरी, तो उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। अब देखना ये है कि इसका अब मतलब जो है दो चीज़ें हैं बन के आती हैं कि दुनिया पे इसका रिएक्शन क्या हुआ। एक तो वो था जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से हुआ, जिन्होंने 7 अक्टूबर को बुनियाद बना के एक लिहाज से जो इजराइल की सपोर्ट थी उसको उन्होंने और ज़्यादा मुस्तहकम किया। और जो है यही बात कि आप देखते हैं कि 7 अक्टूबर के बाद जो है दुनिया के जितने बड़े ममालिक के लीडर्स हैं वो सब इजराइल पहुँचे और हम अपनी हमदर्दी और सॉलिडारिटी दिखाई। लेकिन उसी अरसे में जबकि अमेरिका के सदर बाइडन वहाँ मौजूद थे और फिर बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं वो थे, फिर बाकी और लोग भी गए, फ्रांस के सदर भी गए। उसी ज़माने में इजराइल की बम्बार्डमेंट से हज़ारों लोग वहाँ पे शहीद हो चुके थे, लेकिन किसी ने उसके मुतालिक बात नहीं की। लेकिन जो कुछ 7 अक्टूबर को हुआ वो तारीख वहाँ से शुरू नहीं होती है। 17 साल से गाज़ा, जो कि ये कहा जाता है कि दुनिया का जो है जो मोस्ट कंजेस्टेड इलाके हो सकते हैं, एक छोटे से खिस्से में जो लोग, वैसे उसकी एक मिसाल देता हूँ कि इस्लामाबाद का 1/4 हिस्सा है गाज़ा जो रकबे के लिहाज से, और उसमें जो है
2.3 मिलियन लोग रहते हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या। उसमें तकरीबन जो है बच्चों की तादाद ज़्यादा है, औरतों की। उसके अलावा ये कि तकरीबन 90% आबादी जो है वो गुर्बत के नीचे रहती है, कोई ज़रिया माश नहीं है उनका। और इसमें फिर ये इनका बहुत, इसमें से तकरीबन 70 या 80% आबादी जो रिफ्यूजीज़ की है, जो कि मुख्तलिफ और इलाक़ों से जो है आए और वहाँ पे गाज़ा में रह रहे थे। तो ये था, और ये इस अरसे में 17 साल में उसको पूरी ब्लॉकेड किया हुआ था। और वहाँ पे न सिर्फ इजराइल के रास्ते बंद थे, बल्कि जो मिस्र के साथ सरहदें मिलती थी वो से वहाँ से भी कोई जाती नहीं थी। तकरीबन 2006 से ये इलाका हमास के पास था। हमास, थोड़ी इसकी भी तारीख है, 2006 में इलेक्शन हुए थे, जो कि एक लिहाज से कोई आज़ाद फ़लस्तीन के लिए नहीं थे, बल्कि जो कहा जाता था पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेटेड इलाके जो हैं वहाँ पे हुआ, और जिसको हमास ने जीत लिया था। लेकिन वहाँ पे फिर तनाज़ा खड़ा हुआ PLO के साथ, आपस में वो हुआ। उस लिहाज से हमास ने जो है एक लिहाज से जो कंट्रोल था वो गाज़ा में रहा, वेस्ट बैंक में PLO की का एडमिनिस्ट्रेशन रही थी। अब एक रेजिस्टेंस की तरफ थी, लेकिन जो कमाल की बात थी, जो हमको जाहिर होता है कि 7 अक्टूबर को हुआ जो कुछ भी, उसमें एक और चीज़ भी थी कि जो है, जो आपके पास तमाम रास्ते बंद होते हैं किसी इलाके में, तो ये नहीं होता है कि रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है इस अरसे में। और ये बात तो अब बहुत सबके सामने आया है कि वहाँ पे पूरा एक निज़ाम था टनल का, और जिसके ज़रिए जो है उन्होंने एक लिहाज से किला बनाया था, वो भी रेजिस्टेंस की एक तरह की कार थी। और वो टनल्स जो है ना सिर्फ बाहर से चीज़ें जो करने की, जो कि ब्लॉकेट था उसको ख़त्म करने के लिए था, लेकिन एक ऐसा वो जिसको कहते हैं कि डिफेंसिव एक उसकी भी हैसियत थी। और यकीनी बात यह है कि जब आप ऐसे इलाके में रह रहे हो जो कि मुस्तकिल एक ऑक्यूपेशन के शिकार हो, तो फिर जो लोग इस किस्म के तरीके भी इस्तेमाल करते हैं। अब सूरत हाल बन के आती है कि उसने एक लिहाज से जो पहले शुरू में लगा था कि जो है लोगों की, ख़ास तौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड में एक हद तक जो है इजराइल के लिए हमदर्दी ज़रूर पैदा हुई कि जो है वो जिस तरह से हमारी वहाँ की वेस्टर्न मीडिया और जिस तरह से उनकी हुकूमतों ने वो तमाम चीज़ों को पेश किया, और इजराइल की अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी, तो वो सारी हमदर्दियाँ ऐसी लगती थी कि इजराइल की तरफ है। लेकिन जब उसके बाद जो कुछ हुआ है, उसके बाद से जो है जो इतना रिएक्शन है वो भी हमारे सामने मौजूद है। तो अब देखते हैं कि दुनिया इसमें इसने कम से कम पूरी दुनिया को, मैं अवामी सतह पर बात करता हूँ, तकसीम कर दिया है। अब आप देखें कि जो है जो अमेरिका के अंदर जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया है, लोग बाहर आए हैं, या दूसरे मगरबी ममालिक में उसकी मिसाल हालिया दौर में बहुत कम मिलती है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। और उसकी दो वजह रही है। एक तो यकीनी तौर पे जो कुछ हुआ है वहाँ पे फ़लस्तीन में दौरान में, जिस तरह से लोगों को कत्लेआम हुआ है वहाँ पे, एक तो उसके इसका है, और दूसरी तरफ ये है कि ख़ुद उनकी हुकूमतों के ख़िलाफ़ भी जुलूस है। ये बहुत से लोग कहते हैं कि क्या वजह है कि वेस्ट में इतने इतने बड़े जुलूस निकल रहे हैं। तो मेरा वही कहना था कि एक और दो बात हमने की है कि ये उन ममालिक के अंदर लोगों की एक लिहाज से उनकी एक प्रोटेस्ट है जो कि अपनी हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है, इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में भी लोग निकल के आए। एक जो और जो चीज़ हुई है, मैं खाली इसकी वजह बता रहा हूँ कि क्यों इतनी अब एक दुनिया भर में एक चीज़, जहाँ तक वेस्टर्न या मेन स्ट्रीम मीडिया को देखा जाए तो उसमें तो पूरा एक लिहाज से जिसको कहते हैं कि जो वहाँ की रियासती जो नैरेटिव है उसकी तर्जुमानी करते हैं, या इजराइल की जो है पॉइंट ऑफ व्यू की पूरी तरह। लेकिन आज का दौर तब्दील हो चुका है, इंफॉर्मेशन के ज़राए बदल चुके हैं, लोगों की मालूमात जो हैं वो सिर्फ जो आपके मीडिया हैं, टेलीविज़न जिसको कह लें या प्रिंट मीडिया कह लें, वो नहीं है, बल्कि पूरी जो सूरत हाल बन के आई है आज,
दुनिया भर में जिसके एक रिएक्शन जिसकी वजह से बन सका है, जिसकी वजह से जो हालात वहाँ पे जो कुछ हुआ है इस वक्त गाज़ा में हो रहा है, उसकी सारी तस्वीरें सोशल मीडिया के ज़रिए आती रही हैं। और लोग जो है, मैं किसी से बात कर रहा था अमेरिका में कुछ, तो कहते हैं कि हम आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया देखते ही नहीं है, और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो कुछ होने की है वो आ रही है टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से और ट्विटर के ज़रिए भी, जितनी भी और सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें, और ख़ास तौर पर टिकटॉक से सब ज़्यादा आ रही है। उसमें तो एक लगता है कि जैसे पूरी चीज़ें आ रही हैं। तो ये आज है सूरत हाल इसमें। लेकिन अभी जो है ट्रूस एक वक्ती तौर पर जिसको कहते हैं जंगबंदी हुई है, लेकिन जंगबंदी सही मानों में नहीं हुई है। ये जितनी अरसे वो चाह रहे हैं कि जो एक लिहाज से जो तबादला हो जाए प्रिजनर्स का और उनके हॉस्टेजेस जो हैं उसको रिलीज़ कराया दिया, क्योंकि इसराइल के अंदर भी पब्लिक ओपिनियन बहुत तेज़ी के साथ खिलाफ होती जा रही है। और ख़िलाफ़ जो है उसमें वजह यही है कि वो चाह रहे हैं कि उनके हॉस्टेजेस को जाए और कुछ अमन हो जाए। लोग तो हमेशा यही चाहते हैं, हुकूमतें, और यकीन तौर पर राइट विंग की उस वक्त हुकूमत है इसराइल में, हमेशा से एक है पॉलिसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, लेकिन इस वक्त तो ख़ास तौर पे जो है अल्ट्रा राइट की इस वक्त हुकूमत है वहाँ पे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म होने जा रही है। ये नहीं होगा कि जो है वक्ती तौर पे कुछ सीज़फायर और वक्ती तौर पे जो लोग रहा होते हैं, तो इसराइल ने तो अपने साफ जाहिर कर दिया है कि जो है ये फिर दोबारा हम उसी तरह से वो करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 3/4 गाज़ा का इलाका जो है वो तबाह हो चुका है, और अगर इस वक्त इसके बाद अगर जो कुछ भी होगा तो और ज़्यादा जो है तबाही होगी। मकसद क्या है इसराइल का? मकसद ये है कि इस तरह से आप इनको धकेल दिया जाए, जो कि जो यहाँ की आबादी है फ़लस्तीन की, उनको कहीं वहाँ से भेज दिया जाए। बल्कि सही बात किसी ने कही कि जो है ये 2 सन हम नाप का जो है वो सेकंड शुरू करने का इनका था, ताकि यहाँ से चले जाएं और इसराइल का ऑक्यूपेशन जो है वो मुस्तकिल रहे। लेकिन ये वहाँ सिर्फ गाज़ा तक महदूद नहीं है। गाज़ा निशाने पे है, लेकिन आप देखें कि वेस्ट बैंक में और जो ख़ुद इसराइल के जो इलाके है, जो कि इसराइल की स्टेट कहलाती है, ऑक्यूपेशन इलाकों के अलावा जो ख़ासतौर ईस्टर्न जेरूशलम वगैरह, वहाँ पे भी इसी किस्म की चीज़ हो रही है। तो एक पूरा एक मुहिम चली है जिसमें इसराइल की फ़लस्तीनियों के सिर्फ रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है, बल्कि सारी चीज़ों को तोड़ के रखना है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इससे टूटेगा नहीं, चीज़ें बढ़ेंगी। और ये सारे वाक़यात की वजह से एक बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन इसकी वजह से एक और चीज़ भी हुई है कि जो पैलेस्टीन का इशू था, जो ऐसा लगता था कि वो ख़त्म हो चुका है, वो दोबारा जो है एक वर्ल्ड स्टेज पे आया है। लेकिन उसको वही है कि रेजिस्टेंस आसान नहीं होगी, लेकिन मगरबी ममालिक को ख़ुद इसराइल के लिए भी आसान नहीं होगा कि अपनी इन पॉलिसी को आगे तक लेके जाए। उसके रिपरकशन आपको इसराइल के अंदर भी मिलेंगे। जब इस किस्म की जंग होती है तो ये नहीं होता है कि जो लोग जो जंग कर रही होगी, चाहे कितने ताकतवर हो, उन पे भी असर पड़ता है। मेरे ख्याल इनके पे इस पे भी असर पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आता हूँ, क्योंकि जब लोग बात करते हैं कि जैसे सारी तारीख शुरू होती है 7 अक्टूबर से, ऐसा नहीं है। बैटरी दूसरी है ना, बल्कि असल बात यह आती है कि खुद जो इसराइल का वजूद है, मैं उस तरह की बात कर रहा हूँ कि आप उसको कि जैसे हमारे यहाँ बात पर बिल्कुल ही एक राइट विंग सोच बन गई। इसराइल का वजूद जो है वो बताता है खुद जिस तरीके से आया है, उसने बुनियाद रखी है जो कुछ भी आज यहाँ पे हो रहा है मिडल ईस्ट में। थोड़ी सी जो है, अब मेरे ख्याल आप लोगों ने पढ़ा होगा सबने, 1917 को बैलफोर डिक्लेरेशन के नाम से, बैलफोर जो है वो उस वक्त बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा थे, तो उस वक्त उन्होंने पहली दफ़ा, उससे पहले थोड़ा सा और जाते हैं, ज़ायनिस्ट मूवमेंट, जो कि मेरे ख्याल 19वीं सदी में शुरू हुई थी, जिसका एक ये था कि उसका फ़लसफ़ा ये था कि ज्यूज़ जो हैं एक नेशन है, और उसके बाद उनको ज्यूज़ को निकाला गया था उस इलाक़े से। मेरे ख्याल कितने हज़ारों साल पहले की बात करते हैं कि उन इलाक़ों से निकाला गया था,
और वहाँ पे फिर जो है उनको दोबारा जाने का हक़ है अपने उन इलाके पे करने के। तो ये ज़ायनिज़्म की बुनियाद थी, जिसकी बुनियाद में था कि इजराइली एक स्टेट को क्रिएट करना। उससे पहले एक सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी डिस्कशन चलती रही थी, एक्टिवली भी, लेकिन जब बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ तो एक ऐसी चीज़ हुई कि इसको हकीकत में लाने का एक जो ब्लूप्रिंट भी सामने आया। बहुत इसमें जो सबसे बुनियादी थी कि एक लिहाज से देखा जाए कि बाल्फोर ने कहा कि आई एम ऑल्सो ए ज़ायनिस्ट। थोड़ा सा इसमें लोगों को थोड़ी बहुत थी कि ज़ायनिस्ट डज नॉट मीन ज्यूज़, ज्यूज़ मतलब है उसमें, लेकिन उससे अलग हट के भी बात आती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर यहूदी जो है वो ज़ायनिज़्म से मुत्तफ़िक़ है, उनके अपने भी हैं। मतलब बहुत से लोग इस बात के इनकार है कि जो जवाब दिया जाता है इज़राइल बनाने का तारीख़ी, वो उसको उस तरह से नहीं तस्लीम करते हैं। और ये तो एक अजीब सी मिसाल कायम हुई कि आप कहें कि भाई हज़ारों साल पहले उनको निकाला गया है और उनको ये राइट है अपना कि जो है वहाँ पे दोबारा जा सके, यानी जो इसकी बुनियाद थी है। और उसको अमेरिका से लेके हर जो है, भाई अब उससे पूछा जाए कि अगर ऐसी बात है तो ये पूरे सदियों में जो तारीखें बदलती रही हैं, एक लिहाज से रेड इंडियंस को जिस तरह तबाह भी किया गया, अब कोई इसकी वो भी नहीं मिलती है। यानी कोई तारीख़ी तौर पे भी खुद जो जितनी यानी इजरायली यूनिवर्सिटी में जो इजरायली इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी तरफ से भी जो बात आई है उसमें उस हकीकत को नहीं तस्लीम किया जाता कि कोई ऐसी बात हुई थी। खैर, अगर ऐसी बात थी तो फिर दुनिया तो हर बिल्कुल अथल पथल हो सकती है, क्योंकि दुनिया में इस तरह के तग़य्युर वो तो आता रहा है। मतलब ये है कि हिंदुस्तान में जो है वो वहाँ से बस हमले होते रहे, ये होता रहा, मतलब एक कोई वो उसकी जो बुनियाद थी वो गलत थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाल्फोर डिक्लेरेशन, उसमें एक और पस मंज़र था, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, कि वो वक्त था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जहाँ पे जो फ्रांस और बरतानिया, जो कि एक लिहाज से उनका टर्किश एम्पायर या इसके ख़त्म होने के बाद जो है जिस तरह से तकसीम मिडल ईस्टर्न कंट्री की हो रही थी, उसी वक्त के पैलेस्टीन का एक उन्होंने हिस्सा अलग किया हुआ था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि जब इसराइल की कहा था कि राइट ऑफ द टू फॉर्म द स्टेट की थी, उस वक्त जो आबादी का तनासुब जो कहलाते, जो पहले उस वक्त का फ़लस्तीन था, 6% यहूदियों की आबादी थी। और उसको अगर बाहर से जो लोग आए हुए थे उनको मिला लिए, जो आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो भी 13% जाके बनती थी। और इस तरह से जो है इजराइल का वजूद जो है आया। 1948 में जो पहली जंग हुई थी मिडल ईस्ट की, बाकायदा जो है वहाँ पे जंग के जो पहली जो कहते हैं जंग, उसके बाद यानी तकरीबन 7.5 लाख पैलेस्टीनियंस अपने घर से बेदखल किए गए, यानी वो मजबूर किया गया हिजरत, उनके मकानात पर कब्ज़ा किया गया, प्रॉपर्टी भी ली गई। ये बात सही है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी जो खुद पैलेस्टीन ने बेची, लेकिन वो दौर और भी था जब हम देखें 1948 का, उसमें हज़ारों की तादाद में जो है वो यहूदी जो आए वहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो कि यानी बहुत जर्मनी से और दूसरी जगहों से, तो उसमें जो है फिर वहाँ पे आबादी बढ़नी शुरू हुई। और उसके बाद देखते हैं कि ज़मीनों पे कब्ज़ा भी शुरू हुआ, और इस तरह से जो है इसका नापकार जो कहते हैं नकबा जो है शुरू हुआ, जिसमें से उनका मकसद ये था कि पूरे जैसे फोर्स माइग्रेशन जो हुई वो नकबा के ज़रिए हुई। और उसको जो है ये वहाँ से पैलेस्टीनियन पे आप देखते हैं कि फिर मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैले, उर्दन में बहुत सारे गए, लेकिन ये बात हमेशा थी कि उनको राइट टू रिटर्न दिया जाएगा। लेकिन ये था कि एक हद तक इजराइल का रिकग्निशन हो गई थी उसकी। लेकिन उसके बाद फिर एक और जो हुई है, जो और ज़्यादा इजराइल के जो एक्सपेंशन होता है, वो 1967 की जो जंग थी मिडल ईस्ट में, जिसको 6 दिन की जंग कहलाते हैं, जिसमें तकरीबन तमाम मिडल ईस्ट की थी, जिसको इजराइल ने जो है बिल्कुल तेज़ी के साथ गए और भी कब्ज़ा कर लिया। ना सिर्फ जो इसके आपके जो दूसरे इलाके रहे पैलेस्टीन, उस पर भी कब्ज़ा हुआ।
बल्कि बहुत सा इलाका जो था ये सनाई का इलाका मिडेट का और उसका जॉर्डन का भी बहुत सारे इलाके थे। जेरूशलम भी उसी वक्त इनके कब्ज़े में आया। पहले तेल अवीव उनका जो है वो कैपिटल सिर्फ कहलाता था, लेकिन जो पहले एक बात आती थी कि पैलेस्टीन स्टेट अगर बनेगी तो जेरूशलम जो है वो उनका कैपिटल होगा, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर उसका 73 की जंग होती है, उसमें एक हद तक मुख्तलिफ नतीजा निकला। लेकिन 73 की जंग के बाद भी जो अगर देखा जाए तो ये ज़रूर हुआ कि कुछ इलाके जो इजिप्ट के थे वो वापस उनको मिले सेनाई के। और एक और भी था कि गाज़ा के इलाका जो है वो इजिप्ट ने भी बहुत अरसे तक अपने कब्ज़े में किया हुआ था इसमें। और उसके बाद जो है हम देखते हैं 78 के करीब जो इजिप्ट और इज़राइल का मुआहदा हुआ, कैम्प डेविड का मशहूर अक्सर के वहाँ पे हुआ। और उसके बाद जो है वो पहला रियासत इजिप्ट बन के, हालांकि इजिप्ट उससे पहले जो कहते हैं कि हिरावल वो था एंटी इजराइली स्ट्रगल का, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया पूरी मिडल ईस्ट की सियासत। और मतलब एक लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल एक पीछे की तरफ चीज़ें जानी शुरू हो गई। उसके बाद ख़ुद भी ये हुआ कि बहुत से मिडल ईस्टर्न कंट्री में, जैसे जॉर्डन में बाकायदा PLO के जो कैंप थे, तो वहाँ पे भी जो है वो खूनरेज़ी हुई। उसके मुताबिक भी हमें पता है जनरल ज़िया-उल-हक उस ज़माने में पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से थे वहाँ पे, तो ये होता भी रहा। उसके बाद जो है PLO उस वक्त बहुत ही मिलिटेंट, 3-4 और तमाम थी। PLO अल-फतह एक तंजीम थी। PLO एक लिहाज से एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी मुख्तलिफ तंजीमों की, जिसमें अल-फतह सबसे बड़ी थी और वो जद्दोजहद करी थी वहाँ पे। फिर एक लिहाज से देखा जाए तो उनकी जद्दोजहद उस लिहाज से यानी बहुत ही मिलिटेंट नस्ल जाती, हाईजैकिंग, ये वो सारी चीज़ें जो हैं हुई थी। और ये फिर उसके बाद असल फिर निशाना इजराइल का बना, इसी तरह से अल-फतह या PLO को ख़त्म किया जाए, ये उनका पूरा था। फिर वो हमें जिस तरह से उन्होंने न सिर्फ इजराइल के अंदर, जो पैलेस्टीन के अंदर जो उनकी आबादी को जो आहिस्ता आहिस्ता हटाने की कोशिश की, उसी तरह फिर लेबनान के अंदर जो उनके कैंप्स थे उनके ऊपर भी बाकायदा मैसेकर हुआ था। वो भी हमें उसकी तारीख़ मौजूद है। मिड-80s में शैतालिया दूसरे जो कैंप में थे वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है हुआ उस वक्त थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि उसके फ़ौरन बाद हमास जो थी वो तंजीम के तौर पे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के 1970 से काम कर रही थी, वो तो अलग है। लेकिन जो बाकायदा जो है एक्टिव शुरू हुए हमास ऑर्गेनाइजेशन और जिसका एक मिलिट्री विंग भी था अल-क़स्साम, वो फिर एक्टिव होता है 1980s में PLO के जो है एक लिहाज से जो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई, कमज़ोर हो गई PLO बहुत ज़्यादा। अपने 2-3 वजूहात थी उस वक्त। एक तो जो पैदर पे जो उन पर अटैक होते रहे, उसके बाद खुद उनकी अपनी तंजीमी जो कुछ भी खराबियाँ जो पैदा हुई थी उसकी वजह से। तो फिर हम देखते हैं कि उसमें हमास ने फिर अपना बढ़ाना शुरू किया। हमास का बुनियादी जब बनी थी तो ठीक है, मतलब उसको था, लेकिन एक सबसे बड़ा जो उसका मकसद था कि किसी तरह PLO की उसको ताकत को तोड़ा जाए। तो एक लिहाज से ज़रूरी नहीं है कि वो इज़राइल की मदद से बनी हो, लेकिन ये ज़रूर था कि इज़राइल एक होता है ना कि इस किस्म की तंजीमों को फिर वो एक टैसिट सपोर्ट भी मिलनी शुरू हो जाती है कि भाई PLO को मार रहे हैं, वो हमारे असल दुश्मन है। लेकिन हमास का जो जैसे एक लिहाज से जो असर नफूज बढ़ता गया, PLO वीक होती गई मुख्तलिफ वजूहात से जो मैंने बताई, और उसके बाद हमास का थोड़ा जोर बढ़ना शुरू किया। बट हमास की सिर्फ एक बात नहीं थी, बल्कि उन्होंने कल्चरली बिल्कुल चेंज कर दिया पैलेस्टीन को। यानी उनका जो है बुनियादी स्ट्रगल अब बन के आई थी एक सेकुलर PLO के ख़िलाफ़, क्योंकि अगर पैलेस्टीन ऑर्गेनाइज देखा जाए PLO को, तो उसमें बहुत सारे क्रिश्चियन भी थे जो कि बहुत ही यानी एक लिहाज से जो आगे बढ़ के क़यादत भी कर रहे थे। जॉर्ज हब्बाश उसमें एक बहुत बड़े लीडर थे, तो एक लिहाज से उसका सेकुलर कलर था, कभी भी इस्लामी कलर नहीं था। तो ये इनकी आपस की जंग की वजह से बहुत हद तक PLO कमज़ोर भी हुआ, और मेरे ख्याल वो इज़राइल को सूट करती थी। और उस ज़माने में अगर आपको याद होगा कि जो 80s का ज़माना था, वो वर्ल्ड वाइड भी एक ऐसी चीज़ बन के आई थी जहाँ पे अमेरिकन के अपने इंटरेस्ट में था कि वो इस्लामी तंजीमों को सपोर्ट करने शुरू कर दिया था,
क्योंकि उसी वक्त अफ़गानिस्तान का मसला था। अब मेन कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन उनका जो बन के आता था वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ बन के आता था। तो एक लिहाज से वेस्ट के लिए भी जो इस किस्म की इस्लामी तंजीमें थी वो एक सूट करती थी, उनके ख़िलाफ़ वो नहीं था। लेकिन हमेशा ये होता है कि चूँकि और भी फैक्टर्स होते हैं कि जब आप इस किस्म की तंजीमें बनती हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी असल में जो है जो फिर जद्दोजहद फिर गासिब फ़ौजों के ख़िलाफ़ भी हो जाती है। और वही हुआ 1980s के मिड में सबसे ज़्यादा मिलिटेंट जो है हमले शुरू किए हमास ने। सुसाइड बॉम्बिंग इसराइल के अंदर बहुत सारी हुई जिसमें हमास का किरदार रहा है। और वही वक्त था जो अल-क़स्साम ब्रिगेड कहलाती है, हमास का जो मिलिट्री विंग है, उसी वजूद में आई थी। तो उसके बाद यही था कि 90s तक तो यही रहा। फिर एक और जो सबसे बड़ा जो माइलस्टोन था उस दौरान में इसकी पैलेस्टीनियंस की, वो था 1993 में ओस्लो अकॉर्ड कहलाता है। ये जो है उसकी बाकायदा दस्तखत जो हुई थी वो वाशिंगटन में हुई थी। हालांकि ओस्लो नॉर्वे का जो कैपिटल है वहाँ पे बहुत अरसे तक 3-4 साल से खुफिया बातचीत के ज़रिए फिर ये चीज़ तय हुई थी। और उसमें जो है फिर वाशिंगटन और वाइट हाउस में जब वहाँ पे प्रेसिडेंट क्लिंटन उनकी मौजूदगी में आइजैक रबीन और यासिर अरफात ने दस्तखत किए थे और दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिल गया था। लेकिन मसला ये आता था कि जो अगर देखें 1993 का वो मुआहदा जो था इतना ज़्यादा वो था कि जिसमें इस वक्त कम्प्लीटली टिल्टेड टुवर्ड्स इजराइल, कम्प्लीटली उसमें जो है यानी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो तस्लीम किया गया था, लेकिन ये कभी भी नहीं कहा गया कि इजराइल की पैलेस्टीनियन सेपरेट स्टेट बनने की रिकग्नाइज करने की बात नहीं थी उसमें, ना कोई सेटलमेंट को हटाने की बात थी। अब उनको फिर जो PLO की थी एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की इजाज़त मिल गई जो तो एक लिहाज से एडमिनिस्ट्रेशन PLO की थी, लेकिन पैलेस्टीनियन की रियासत का कहीं जिक्र वजूद भी नहीं था। तो एडवर्ड सईद ने इसके मुतालिक बहुत अच्छा लिखा था। उन्होंने वही इसके मतलब इसकी यासिर अरफात से उनकी दोस्ती भी थी, सब कुछ था, लेकिन उसने जो निशानदेही की थी ये थी कि इसमें जो सबसे बड़े लूज़र थे वो तो पैलेस्टीनियंस खुद थे। उनको कोई भी किसी चीज़ का भी नहीं हुआ था। तो वो एक लिहाज से देखा है तो एक डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर भी बन के आया। और बेशतर तंजीमें जो थी वहाँ पे, बेशतर मतलब पैलेस्टीन के अवाम थे ओस्लो अकॉर्ड के ख़िलाफ़ थे। और उसी का नतीजा एक अपहीवल से बनता है और उसमें फिर हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी तकबीयत मिली थी। फिर एक और फिर मुआहदा हुआ जिसको कहते हैं ओस्लो 2, वो इजिप्ट में उसकी दस्तखत हुई थी। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया था कि अब उनको हुकूमतें भी यानी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ इजराइल जो है वो बनाने की इजाज़त दी गई थी। वो 95 कहलाती है। और फिर हम जानते हैं सबके यासिर अरफात जो कहलाते थे वहाँ पे जो उनके हाथ में थी। तो ये तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों के बढ़ उसी लिहाज से अगर देखा जाए उसी दौरान में फिर जॉर्डन को ने भी तस्लीम कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता जो कहते हैं कि एक यूनाइटेड फ्रंट जो बन के आ रहा था वो उसमें कमज़ोरी भी आती शुरू हुई। लेकिन ये था कि इसमें कोई ख़त्म नहीं हुई थी। यानी यासिर अरफात बता लिया था कि बिल्कुल एक लेम डक एडमिनिस्ट्रेटर बन के आया। उनकी जो भी हैसियत थी वो तो आखिर में बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। फिर बहुत बड़ा पैलेस्टीन के अंदर भी अपने प्रॉब्लम बहुत कर दिए लोग हैं। और ये बात हकीकत है कि वहाँ पे एड जो भी आती उसमें करप्शन और दूसरी चीज़ों का भी बहुत अमल दखल था जिसको कमज़ोर कर दिया था और उसका असर भी पड़ा। लेकिन रेजिस्टेंस कभी उस तरह के ख़त्म बिल्कुल नहीं हुई, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल कमज़ोर ज़रूर हो गई थी, लेकिन उस तरह की फिर हम देखते हैं इंतफादा शुरू होता है। ये पहला 87 फिर 90s में शुरू होता बड़ा। तो उसकी फिर जो है यानी उस दौरान हमास ने जो है क्या और फिर कल्चरली भी जो आप देखें पैलेस्टीन में तब्दीली आनी शुरू हो गई। जो इस्लामाइजेशन का प्रोसेस था वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा। बिल्कुल एक कल्चरल एक फ़र्कनामे नज़र आता है। उसके बाद जो है 2006 में इलेक्शन होते हैं उनके यानी लोकल, उसमें जो है हमास वन दैट इलेक्शन। लेकिन फिर उसके बाद उसको उस तरह से नहीं हुआ। बाकायदा PLO ये
और इसके दरमियान जो है बाकायदा क्लैशेस भी हुए। तो इस तरह से तकसीम हो गई, जहाँ पे वेस्ट बैंक का जो इलाका था वो तो इनके अंडर में रहा PLO के, और दूसरा जो है यह हमास के ज़रिए गाज़ा के इलाका आया। एक और बहुत अच्छी बात जो जब नजर आती कि इतनी कि जो पहले ये बात आती थी कि जो फ़लस्तीन रियासत का दुनिया भर तस्लीम भी करती थी कि जो है वो कॉन्सेप्ट ये था कि 1967 की जो बाउंड्री है वो तकसीम का वो बनेगी, यानी जो 1967 से पहले जो सूरत हाल थी, क्योंकि सरजर की जंग के बाद बहुत से इलाकों में कब्ज़ा भी किया था उन्होंने, और वो जो है कब्ज़ा करके जो है तो उसका वही बात थी कि वो वापस वहीं पे जाएंगे और वो बॉर्डर में बढ़ेगी, और ईस्ट यरूशलेम जो है वो एक लिहाज से वहाँ का दारुल हुकूमत बनेगा। लेकिन कोई रिटन उस तरह का एग्रीमेंट नहीं था। ये एक कॉन्सेप्ट था जिसको तमाम दुनिया ने तस्लीम किया था। ये एक चीज़ समझी जाती है कि 1967 की जो बाउंड्री के थी उस पर जो है वो दो रियासतों का तस्वुर था, लेकिन इजराइल की तरफ से कभी भी उसको नहीं किया गया। और आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न ताकतों ने भी अब फिर जेरूशलम को उन्होंने अपना कैपिटल जो है वो मुंतकिल किया। इजराइल ने, बहुत से लोगों ने तो वेस्टर्न कंट्री ने बहुत आखिर तक तस्लीम नहीं किया। जब ट्रंप की हुकूमत आई तो उसने पहली दफ़ा तस्लीम किया कि जो है वो जेरूशलम ही जो है वो इजराइल के कैपिटल हो। खैर, तो उसका 2006 में ये हुआ। फिर उसके बाद वक्ती तौर पे इन्होंने कब्ज़ा किया इजराइल ने वहाँ पे गाज़ा में। फिर उसके बाद उनकी फ़ौजें तो 2008 में चली गई वहाँ से वापस, लेकिन वो मुस्तकिल ब्लॉकेड रहा गाज़ा, और वो जो है फिर हमास का जो है सिलसिला रहा। तो उसमें जो है वो फिर हम सब जानते हैं कि जो, और ये पहला कत्लेआम नहीं है, मुख्तलिफ़ औक़ात में इसी किस्म की बॉम्बिंग भी होती रही है। एक जो मुझे साल अभी वो मैं वो याद कर रहा, मैं ख्याल आज से 3-4 साल पहले तकरीबन 3000 पहले मारे गए थे वहाँ पे ये गाज़ा में लोग, बिल्कुल बॉम्बार्ड करके उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। तो मुस्तकिल एक बॉम्बार्डमेंट होती रही। तो कहा जाता है कि यानी उनको सांस लेने पे भी इजराइल का कंट्रोल था। और ये सूरत हाल सिर्फ गाज़ा की नहीं थी, वेस्ट बैंक जो कहा जाता है कि वही उनके एडमिनिस्ट्रेशन में थे PLO के, महमूद अब्बास जिसके वो माने जाते हैं वज़ीर आज़म, लेकिन उसकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। ऑटोनॉमी जो है हर चीज़ अप्रूव होती है इजराइल से। 170 ब्लॉकेड्स हैं वेस्ट बैंक के अंदर, जिनको लोगों को आना जाना जिसके जरिए होता रहता है। ये कंप्लीट ह्यूमिलेशन की बात। लेकिन पैलेस्टीन कॉज जो है बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जा रहा था, और उसकी एक और वजह भी थी कि अरब कंट्रीज का खुद जो है वो रवैया जो है इजराइल की तरफ बहुत ज़्यादा होता रहा। एक जो सबसे बड़ा जो इनको एक लिहाज से इजराइल की अचीव वो कर ले सक्सेस की, वो था 2019 में। पहले तो 2-3 रियासतों ने तस्लीम किया था, इजिप्ट ने, जॉर्डन ने, कुछ ममालिक ने इनडायरेक्टली जो है उनसे ताल्लुकात भी बढ़ाने शुरू कर दिए। फिर 2019 में जब ट्रंप की थी तो अब्राहम अकॉर्ड के नाम से एक मुख्तलिफ ममालिक से अलग लगे। ये नहीं था कोई सारे ममालिक जो थे उनके साथ हुआ, 6 ममालिक ने इनको तस्लीम किया, 5 ममालिक में, सॉरी, जिसमें UAE, बहरीन, मोरक्को, सूडान, और मैं ख्याल यही 4 थे, सॉरी, उन्होंने तस्लीम किया। और एक वो भी बड़ा दिलचस्प था कि अब्राहम अकॉर्ड कैसे किया गया, इन ममालिक को कैसे लाया जाए। UAE का तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा असर नफूज अमेरिका का हमेशा रहा है, और उसमें फिर ये था कि एक हद तक UAE में इजराइल का इनडायरेक्ट कांटेक्ट बहुत अरसे से मौजूद था। उसको फिर उन्होंने, उनका अपना भी एक मकसद था कि टेक्नोलॉजी के नाम से और उसके नाम से वो फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, एक प्योर कमर्शियल उनके इंटरेस्ट थे, वो तस्लीम किया। लेकिन और बहरीन का भी अपना ये था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात थी कि किस तरह से मोरक्को को और सूडान को लाया गया। मोरक्को का एक तनाज़ा चल रहा है सब सहारा के, उस पर एक डिस्प्यूट मौजूद है। तो अमेरिकन ने इंसेंटिव दिया कि हम तुम्हारा हक उस पर तस्लीम करते हैं। तो वो वजह तो बनी जो कि मोरक्को को तस्लीम किया।
सूडान का भी बड़ा दिलचस्प है। सूडान बहुत अरसे से अमेरिका की लिस्ट पे था टेररिस्ट स्टेट पे। उसको फिर उन्होंने कहा कि ना सिर्फ हम तुमको टेररिस्ट लिस्ट से हटाते हैं, बल्कि उसका इकॉनमी भी उनकी फेल हो रही थी। उसके बहुत बड़ा एक वर्ल्ड बैंक का उनको लेंडिंग भी थी, उसको वापस भी डेट को वापस करना, डेट बर्डन बढ़ रहा था, तो उसको वापस करने के लिए अमेरिका ने उनको इमदाद भी दे दी। तो ये एक तरीके से जो है उन सबको लाया, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ। उसमें यह था कि ये सऊदी अरब की टैसिट सपोर्ट हासिल थी उस चीज़ को, लेकिन सऊदी अरब ने बहुत सारी उसकी वजह से जो है उसको बाकायदा तस्लीम नहीं किया। तो अब्राहम अकॉर्ड जो था उसने जो है बिल्कुल एक मिडल ईस्ट में जो कि भी थोड़ा सा एक मदद हो सकती थी वो ख़त्म करके रख दिया था। तो अब तो ऐसा लगता था कि 1919 के बाद, और फिर उसके बाद जो है वो जो पैलेस्टीन का नाम जो है या मसला जो है वो बिल्कुल पीछे हो गया था। लेकिन उसमें एक और बात भी आती है कि अब एक और की डेवलपमेंट आई थी बाइडेन के आने के बाद। उसके बाद दोबारा जिसको कहा जाता था एक पार्ट 2 शुरू हुआ था अब्राहम अकॉर्ड का, और उस प्रोसेस में सऊदी अरबिया एक्टिवली जो है अब हुआ। पहली दफ़ा सऊदी अरब में अभी चंद महीने पहले इसी साल में एक वज़ीर जो है इसराइल का वो गया, पहली दफ़ा सब बड़ी इवेंट दिया, और ये लग रहा था तकरीबन एक प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपली एग्री कर गया था सऊदी अरबिया कि अल्टीमेटली वो रिकग्नाइज कर लेंगे। तो ये एक था। अब उसके बाद जब 7 अक्टूबर होता है तो उसने हर चीज़ को तब्दील करके रख दिया। लेकिन ये था कि उसका खौफ आप अरब ममालिक में भी देखें कि एक तरफ से वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो अपना बराह रास्त एक इंटरेस्ट था पॉलिटिकल, वो तो रहा उसकी वजह से, लेकिन सबसे बड़ा जो रवैया था वो तो अरब कंट्रीज़ का था। अरब कंट्रीज़ के शुरू में तो बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर ली, फिर बहुत ज़्यादा वो हुआ तो उन्होंने फिर इस्लामिक और अरब लीग की जो है कॉन्फ्रेंस बुलाई। पहले एक साथी सऊदी अरबिया में होनी थी, पहले अरब लीग की होनी थी, उसी के फ़ौरन बाद जो है इस्लामिक स्टेट्स OIC की होनी थी। लेकिन अरब लीग इस बात पे लिए भी तैयार नहीं हुआ कि चंद जो मामूली जो है जिसको कहते हैं एक्शन लेने की बात थी, उसको भी उस पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। उसमें एग्रीमेंट में ये था कि सीज़ फायर कहा जाए और जो है इजराइल को जो है जो हथियार की सप्लाई ख़त्म की जाए और अमेरिकन से मजबूर किया जाए, और जो वहाँ पे अमेरिकन जो बेसेस हैं, मेरे ख्याल अमेरिका में इस वक्त तकरीबन 1 डज़न से ज़्यादा जो है बेसेस मौजूद हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाए कि वो इसराइल की मदद करें। इस पर भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। और जिसके बाद OIC की मीटिंग के बाद जो मुश्तरका अलामिया ज़ाहिर हुआ, उसमें तो साफ ज़ाहिर है कि कोई भी खाली एक सीज़ फायर की बात की गई, और यहाँ तक नहीं कहा गया कि जो है इस बात को तस्लीम नहीं किया गया कि ये पैलेस्टीन के राइट ऑफ रेजिस्टेंस जो है उस तक को तस्लीम नहीं किया गया। तो अब मसला ये था कि अब जो सूरत हाल बन के आई है उससे बहुत ही मतलब एक सब जगहों पे असर तो पड़ा है। ये जो है अब सूरत हाल मिडिल ईस्ट की वो नहीं रहेगी जो अब तक हमें नज़र आती है। पब्लिक प्रेशर यकीन तौर पर बढ़ रहा है, जो मुजाहरे हो रहे हैं, और उसके बाद जो है ख़ुद अमेरिका के अंदर जो बढ़ा है तो उससे कुछ तब्दीलियाँ थोड़ी सी आई हैं। बहुत ज़्यादा कोई रेडिकल तब्दीली नहीं कह सकते। मतलब ये कि पहले सीज़ फायर की बिल्कुल बात नहीं करते थे, बल्कि कहते थे सीज़ फायर के हक़ में नहीं है हम। अमेरिका की पॉलिसी यही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे पब्लिक प्रेशर बढ़ता जा रहा था तो उसमें अब उन्होंने कहा कि टेम्परेरी ट्रूस की बात शुरू की, रोकने की बात की। लेकिन अब इजराइल जो है उनकी सुनने के लिए तैयार किसी सूरत पे नहीं है। उसके बाद जो है अब जो है सूरत हाल जो बन के आती है कि वक्ती तौर पे रुका है, एक ट्रूस मौजूद है, एक्सचेंज भी शुरू हुआ है, और अब देखना ये है कि ये चीज़ें मेरे ख्याल चंद दिनों में जो है फिर से दोबारा उसी तरह के बम्बार्डमेंट। अब उनका वही हदफ है कि किस तरह से गाज़ा के लोगों को मजबूर किया जाए कि वो घर से अपने निकल जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं होगा। जहाँ तक ठीक है, एक जो इस वक्त जुल्म हो रहा है वो तो बहुत ज़्यादा उसकी नौयत है, लेकिन इजराइल भी इस पॉलिसी को बरकरार रखने में उसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया सर। मेरा सवाल एक ये था कि ये जो पीस लविंग लोग हैं, ह्यूमैनिटी से प्यार करने वाले हैं, हमारे हिसाब से इस वक्त बेस्ट सोल्यूशन क्या होना चाहिए इसराइल और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है
एक तो क्या होना चाहिए और आपको लगता क्या है कि होगा क्या आने वाले वक्तों के अंदर? यही हो सकता था जो कि मैंने यहाँ किया था कि इजराइल की ऑक्यूपेशन खत्म हो जहाँ पे मेरे गाँव पे, और जो बात पहले थी कि जो रियासत थी उसकी, तो उसको तस्लीम किया जाए। यही एक तरीका है। ये नहीं, कोई नहीं कहता है कि आप इसराइल को डिस्ट्रॉय कर दें, तो लेकिन ये कि हकीकत जो है उसको तस्लीम किया जाए कि दो रियासतें जो हैं जिसकी सबने पहले तस्लीम भी किया है ऑन प्रिंसिपल, में हर सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने तस्लीम किया है दो रियासत का, लेकिन वही वो बन के आता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हाल हो सकेगा।